Hello everyone, myself S.B. Kannauge, Assistant Professor Botany. Today my topic is Physiology of Flowering. तो आज हम फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जो फैक्टर होता है वह किस प्रकार से प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको प्रभावित करता है और किस प्रकार से हार्मोन्स का निर्माण होता है और फिर फ्लावरिंग की क्रिया को वह प्रभावित करता है। तो आज हमारा आज का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट होता है मोस्टली टू टाइप्स की प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगेमिक प्लांट्स और फेनरोगेमिक प्लांट। तो क्रिप्टोगेमिक जो प्लांट होते हैं उसको हम अपुष्पीय पादप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो प्रजनन अंग होता है वह छिपा हुआ होता है, हिडन होता है, उसमें किसी प्रकार के पुष्प का निर्माण नहीं होता है। परंतु जो फेनरोगेमिक प्लांट होते हैं उसको हम पुष्पीय पादप के नाम से भी जानते हैं। और इस संदर्भ में मुख्यतः जो एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रकार के रंग बिरंगे फ्लावर्स प्लांट में उत्पन्न होते हैं और यही फ्लावर्स आगे चल कर के फल में तब्दील होते हैं और बीज इसके अंदर में निर्मित होते हैं और यह बीज जर्मिनेशन के उपरांत एक यंग प्लांट में डेवलप करता है। और यह यंग प्लांट जो है इसमें परत दर परत ग्रोथ होती है। पहले इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है एक टाइम तक, उसके पश्चात फिर इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है जिससे फ्लावर्स का निर्माण होता है। अगर हम टाइम बेस पे देखा जाए या समय के अनुसार पे देखा जाए तो मुख्यतः तीन प्रकार के प्लांट्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स, बाइएनियल प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स का जो जीवन चक्र होता है वह एक वर्षीय होता है। एक वर्ष के भीतर ही उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों ग्रोथ वह एक ही साल के भीतर वह कंप्लीट कर लेता है। बाइएनियल प्लांट्स में देखने को मिलता है कि 2 सीजन में वह अपना ग्रोथ कंप्लीट करता है। पहले सीजन में उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ होता है जिसमें रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा का निर्माण होता है और सेकेंड सीजन में इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है और फ्लावरिंग की क्रिया होती है। परंतु जो हमारे पेरेनियल प्लांट होते हैं उस पेरेनियल प्लांट में एक लंबे टाइम तक वेजिटेटिव ग्रोथ होता है जिसमें उसके रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा पार्ट्स का निर्माण होते हैं। उसके पश्चात फिर प्रतिवर्ष फ्लावरिंग की क्रिया होती है और प्रतिवर्ष इसमें फूल लगते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्लांट जो होते हैं वह डिफरेंट टाइप्स के एक निश्चित समय अवधि लाइट मिलता है उसको, एक निश्चित समय अवधि या में उसको प्रकाश की इंटेंसिटी मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर उसको मिलता है। तब क्या होता है, उसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जिसके कारण इसमें कुछ विशेष केमिकल कंपाउंड्स, हार्मोन्स का निर्माण होते हैं और यही हार्मोन्स प्लांट के एपिकल बड्स में पहुंचकर उसको स्टिमुलेट करते हैं और फ्लावरिंग की क्रिया को संपन्न करते हैं, जिसे ही हम फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग के नाम से जानते हैं। अपन कहने का मतलब यह हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर्स, लाइट, इसकी उपस्थिति में प्लांट में क्या होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है और यही हार्मोन्स क्या करता है, फ्लावरिंग की क्रिया को जगाता है और फ्लावरिंग्स होती है और जो हमें एंजियोस्पर्मी प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिलता है। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस occur in plant after a certain light period, light intensity and temperature treatment.
टेम्परेचर treatment during this time produce are hormones which lead to activity of flowering, activity of flowering। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स होते हैं। लाइट की अवधि, पीरियड जो होती है लाइट की पीरियड्स, लाइट का इंटेंसिटी और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यह क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है उसमें चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करने से कुछ विशेष प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स, हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, और यही हार्मोन्स क्या होता है, फ्लावरिंग के लिए उत्तरदायित्व होता है। अब मुख्यतः देखा जाता है तो क्या होता है कि जो प्लांट को जो एक निश्चित टाइम पीरियड मिलती है, वही टाइम पीरियड क्या होता है, फ्लावरिंग की क्रिया को प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी प्लांट में एक निश्चित लाइट पीरियड मिलता है, और उस लाइट पीरियड मिलने के पश्चात ही उसमें फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं। फोटो पीरियडिज्म। तो फोटो पीरियडिज्म मीन्स मैंने बताया कि एक लाइट की समयावधि होती है जो मिलने के पश्चात ही प्लांट में फ्लावरिंग की क्रिया होती है, जिसे ही हम फोटो पीरियड या फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं। यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो एंड पीरियड। फोटो एंड पीरियड, फोटो मीन्स होता है लाइट और पीरियड मतलब होता है टाइमिंग या टाइम। तो जिस तरह से प्लांट को एक निश्चित टाइम पीरियड मिलता है और उसके पश्चात ही वह लाइट मिलता है, उसके पश्चात ही उसमें फ्लावरिंग की क्रिया होती है। फोटो पीरियडिज्म की खोज जो है वह गार्डनर एम एलार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। गार्डनर एंड एलार्ड नामक वैज्ञानिक ने इस फोटो पीरियडिज्म की खोज किया। इनके अनुसार पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब टोबैको की जो प्लांट होता है, टोबैको की जो प्लांट है, इसको इन्होंने क्या किया, विंटर सीजन में इसको लॉन्ग डे ट्रीटमेंट, ये लॉन्ग डे जो प्लांट पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह ट्रीटमेंट दे करके उगाया। तो क्या देखते हैं, फ्लावरिंग इसमें नहीं होती, फ्लावरिंग की क्रिया इसमें नहीं होती। और जब इसी प्लांट को समर में उगाया गया, समर में जब इसको उगाया गया और इसको क्या दिया गया, 60 डे ट्रीटमेंट इसको दिया गया। तो 60 डे प्लांट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, वह ट्रीटमेंट दिया गया, तब इसमें क्या होती है, फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है। तो इस तरह से गार्डनर एंड एलार्ड ने यह सिद्ध किया कि सभी प्लांट को एक निश्चित समय अवधि तक लाइट की आवश्यकता होती है, और उस निश्चित समय अवधि में लाइट मिलने के पश्चात उसमें क्या होती है, फ्लावरिंग की क्रिया होती है, जिसे ही इन्होंने क्या बोला, फोटो पीरियडिज्म के नाम से संबोधित किया। और सभी प्लांट में मुख्यतः विभिन्न प्लांट में इसकी जो समय अवधि अलग अलग प्रकार की होती है। किसी प्लांट को कम समय अवधि लाइट की आवश्यकता होती है, किसी को अधिक समय अवधि लाइट की आवश्यकता होती है। तो इसके बेस पे जो प्लांट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है 60 डे प्लांट। एसडीपी मीन्स होता है 60 डे प्लांट। ऐसे प्लांट्स इसमें आते हैं जिसको लाइट की कम और अंधकार की अधिक आवश्यकता होती है। तो समथिंग अपन कह सकते हैं कि 8 से 10 घंटे
इनको क्या चाहिए होता है, लाइट की आवश्यकता होती है। और 12 से 14 घंटा, सॉरी 14 से 16 घंटे इनको डार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यह एक निश्चित टाइम पीरियड मिलने के पश्चात ही इसमें फ्लावरिंग की क्रिया होती है। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा टोबैको प्लांट, टोबैको और ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, ये जो प्लांट है यह कैसे होते हैं, शार्ट डे प्लांट होते हैं। दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट, जिसको अपन LDP लिख सकते हैं, LDP लॉन्ग डे प्लांट। यहाँ पर क्या होता है, 8 से 10 घंटे इनको डार्क की आवश्यकता होती है और 14 से 16 घंटा क्या चाहिए होता है इसको, लाइट। तो अपन को देखने को मिलता है कि लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होते हैं कि एक लंबे समय अवधि तक हमें लाइट की आवश्यकता होती है और उससे कम समय अवधि डार्क की आवश्यकता होती है, और ये एक निश्चित लाइट पीरियड मिलने के बाद ही इसमें क्या होती है, फ्लावरिंग की क्रिया होती है। एग्जाम्पल इसमें राइस, व्हीट, ये सारे प्लांट्स इसमें आते हैं। और तीसरा प्रकार भी देखा गया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट पीरियड और डे पीरियड का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे प्लांट को अपन क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट, DNP, इसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, जिसमें किसी प्रकार के प्रकाश अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ये जो है एक तरह से इस प्लांट को हम जानते हैं डे न्यूट्रल प्लांट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग। तो देखिए फ्लावरिंग की क्रिया कैसे होती है, इसको सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है जिसको बोलते हैं केजल चेन नामक वैज्ञानिक ने, केजल चेन नामक वैज्ञानिक ने 1935 में सर्वप्रथम यह बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अधिक लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें कम लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है, और एक निश्चित टाइम तक उनको प्रकाश मिलने के पश्चात क्या होता है, उनमें फ्लावरिंग की क्रिया होती है। और इस फ्लावरिंग की क्रिया के लिए जो स्टिमुलेशन पैदा करता है वह एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा फ्लावरिंग के लिए स्टिमुलेशन प्लांट में पैदा होता है, जिसे कहा गया वह हार्मोन्स है फ्लोरिजिन हार्मोन्स। इन्होंने फ्लोरिजिन हार्मोन्स की खोज की, फ्लोरिजिन हार्मोन्स, यही हार्मोन्स कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, और यही हार्मोन्स क्या करता है, एपिकल बड में पहुंचकर फ्लावरिंग के लिए स्टिमुलेशंस पैदा करता है और जिससे फ्लावरिंग की क्रिया होती है। इसके लिए इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लांट लिया जिस प्लांट के पत्तियों से उसको विहीन कर दिया, पूरी पत्तियां तोड़ दी। दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ऐसा प्लांट लिया जिसमें केवल एक पत्ती को छोड़कर सारे लीफ को क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया इस तरह से। और तीसरा प्लांट लिया जिसमें पूरे पत्तियां लगे हुए थे, इस तरह से पूरे प्लांट में क्या थे, पत्तियां लगे हुए थे। अब उन्होंने देखा कि जो पहला प्लांट है जो लीफलेस हुआ करता था, इसमें फ्लावरिंग नहीं होता है, इसमें फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होती है, और जिसमें एक पत्ती था उसमें भी फ्लावरिंग की क्रिया होती है, और जिसमें पत्तियों का समूह था उसमें भी फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से केजल चेन नामक वैज्ञानिक ने यह परिणाम निकाला कि जिन प्लांट्स में पत्तियां नहीं थे उनमें फ्लावरिंग नहीं होती, और जिनमें
पत्तियां थी उसमें फ्लावरिंग होता है। तब उन्होंने यह बताया कि पत्तियों में एक निश्चित टाइम तक लाइट पीरियड मिलने के पश्चात कुछ विशेष प्रकार के केमिकल कंपाउंड, जिसे बताया फ्लोरेजिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, और यही फ्लोरेजिन हार्मोन्स क्या करता है, एपिकल बड में ट्रांसलोकेट हो जाता है, और ट्रांसलोकेट होकर के फ्लावरिंग के लिए वह उद्दीपन या स्टिमुलेशन पैदा करता है, जिससे फ्लावरिंग की क्रिया होती है। तो इस तरह से केजल चेन नामक वैज्ञानिक ने ये फ्लोरेजिन हार्मोन्स के बारे में बताया। अब अपन देखते हैं फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ फ्लोरेजिन हार्मोन्स। फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ फ्लोरेजिन हार्मोन्स। फ्लोरेजिन हार्मोन्स, तो देखिए कैसे होता है इसकी फॉर्मेशन और कैसे फ्लोरेजिन हार्मोन्स इसमें फंक्शन करता है। क्या होता है जब इसमें सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की उपस्थिति में एक निश्चित लाइट पीरियड जब इसको मिलता है, तो पत्तियों में एक ए कंपाउंड का निर्माण होता है, ए कंपाउंड का, और यह कंपाउंड प्रकाश की उपस्थिति में बी कंपाउंड में यह तब्दील हो जाता है। बी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड में यह तब्दील हो जाता है, और कुछ समय पश्चात यह जो बी इंटरमीडिएट कंपाउंड है यह सी कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। इसी सी कंपाउंड को क्या कहते हैं, फ्लोरेजिन के नाम से अपन जानते हैं। अब क्या होता है, ये सी कंपाउंड जो फ्लोरेजिन हार्मोन्स होता है, यह फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, इसका ट्रांसलोकेशन होता है, और ये ट्रांसलोकेशन होकर के कहाँ पहुंच जाता है, एपिकल बड में यहाँ पर पहुंच जाता है। ये एपिकल बड या अपन बोल सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम तक इसमें पहुंचने की क्षमता होती है, और यह फ्लोरेजिन हार्मोन्स फ्लोएम के थ्रू एपिकल बड में पहुंच जाता है, और यहाँ पर वह स्टिमुलेशन पैदा करता है, स्टिमुलेशन पैदा करता है, और जिससे एक फ्लावर्स का वहाँ पर निर्माण होता है। तो इस तरह से केजल नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि फ्लोरेजिन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। तो ये हुआ क्लियर। इसके बाद हम इसकी एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो जीवट नामक वैज्ञानिक ने दिया। जीवट नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने यह बताया कि सार्डे प्लांट और लॉन्गडे प्लांट दोनों प्लांट में जो स्टिमुलेशन होता है वह एक ही प्रकार की होती है, और इसका उन्होंने ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने प्रूव किया। ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा इन्होंने क्या किया, ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा इन्होंने इसको सिद्ध किया। जीवट नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ प्लांट जो सार्डे प्लांट होते हैं, उन सार्डे प्लांट को अगर हम लॉन्गडे ट्रीटमेंट देते हैं या लंबे समय तक हम उसको लाइट देते हैं, तो या लॉन्गडे प्लांट को सार्डे प्लांट का ट्रीटमेंट देते हैं, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होती है। आई बात समझ में, मतलब एचडीपी प्लांट को अगर हम लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट देंगे और एलडीपी प्लांट को हम क्या देंगे, 60 डे ट्रीटमेंट देंगे, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होती है, नॉट फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग की क्रिया इसमें नहीं होती है। परंतु अगर हम किसी भी प्लांट को, एसडीपी प्लांट या एलडीपी प्लांट को, जो इनको एक ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए, वह निश्चित समय अवधि तक प्रकाश से अगर हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं, एक निश्चित समय अवधि प्रकाश ट्रीटमेंट देते हैं जितनी इसको आवश्यकता होती है किसी प्लांट को, और अगर हम उस प्लांट को दूसरे प्लांट से जिनको अगर वह आवश्यक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है उसके साथ कंबाइन कर देते हैं, उसके साथ ग्राफ्ट कर देते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है, फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है।
मतलब यह इन्होंने सिद्ध किया कि दोनों प्रकार के प्लांट, चाहे एचडीपी हो चाहे एलडीपी हो, दोनों में क्या होता है, सेम स्टिमुलेशन होता है, दोनों में सेम स्टिमुलेशन पाए जाते हैं। और जिसका इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा बताया कि एक सारडे प्लांट लिया, इस सारडे प्लांट को क्या किया, सारडे प्लांट है, इसको सारडे प्लांट को कितना आवश्यकता होती है लाइट की, वह होती है समथिंग 8 से 10 मिनट्स घंटे लाइट की आवश्यकता होती है, बाकी 14 से 16 घंटे इनको डार्क की आवश्यकता होती है। तो इसको इस तरह से सारडे ट्रीटमेंट दिया गया और इस देने से क्या हुआ, इसमें फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है, फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है। दूसरा प्लांट सारडे प्लांट, जिनको जस्ट अपोजिट किया गया, इनको लॉन्ग डे ट्रीटमेंट दिया गया, जैसे यहाँ पर 14 से 16 घंटा क्या मिला इसको, लाइट मिला, और 8 से 10 घंटा इनको क्या मिला, डार्क मिला। सेम यहाँ पर भी ये हो जाएगा लाइट और ये हो गया डार्क। तब यहाँ पर क्या होता है कि फ्लावरिंग की क्रिया यहाँ पर नहीं होती है, नॉट फ्लावरिंग। आई बात समझ में? अब क्या किया, दोनों को जोड़ दिया गया, ग्राफ्ट कर दिया गया। तो हम देखते हैं कि ये प्लांट मान चलिए ए है, ये बी है, दोनों को ग्राफ्ट किया गया, ए और बी को। तो इस तरह से दोनों प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग होने लगती है। नियमतः अगर देखा जाए तो इसको जो लॉन्ग डे ट्रीटमेंट दिया गया है, उस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होना चाहिए। परंतु अब क्या होता है, सेम स्टिमुलेशन पाया जाता है। तो जो यहाँ पर जो डार्क सारडे प्लांट है, जिसको ट्रीटमेंट दिया गया है, वहाँ पर बनने वाला जो हार्मोन्स होता है, फ्लावरिंग हार्मोन्स, फ्लोरिजिन हार्मोन्स, वह क्या करता है कि जिन प्लांट को हमने अभी तक का ट्रीटमेंट नहीं दिया है, उसमें क्या हो जाता है, वो ट्रांसमिशन हो जाता है। इस तरह से फ्लोरिजिन हार्मोन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसलोकेट हो जाता है और दोनों प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है। इस तरह से इन्होंने यहाँ सिद्ध किया कि दोनों प्रकार के प्लांट को एक ही प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता होती है और यही हार्मोन्स दोनों में सेम स्टिमुलेशन प्रदान करके फ्लावरिंग की क्रिया को संपन्न करता है। और इसी के बेस पे इन्होंने फ्लोरिजिन हार्मोन्स के भी कुछ एविडेंस दिए, एविडेंसेस ऑफ फ्लोरिजिन हार्मोन्स, कि फ्लोरिजिन हार्मोन्स के कुछ एविडेंस बताए कि यही फ्लोरिजिन हार्मोन्स होते हैं जो क्या बनाता है, स्टिमुलेशन। तो अपन बोल सकते हैं स्टिमुलेशन प्रोड्यूस बाय फ्लोरिजिन हार्मोन्स। फ्लोरिजिन हार्मोन्स, तो यही हार्मोन्स है जो क्या करता है, स्टिमुलेशन उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो जाते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ट्रांसलोकेट फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या हो जाते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। किसके माध्यम से, बाई फ्लोएम, फ्लोएम के माध्यम से आप ट्रांसलोकेट होते हैं। और यह जो ट्रांसलोकेट होते हैं वह कहां तक हो सकता है, एपिकल मेरिस्टेम तक यह चला जाता है, एपिकल मेरिस्टेम। तो इस तरह से यह सिद्ध किया जीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने कि ये फ्लोरिजिन हार्मोन्स ही है जो क्या करता है, स्टिमुलेट उत्पन्न करता है प्लांट्स में और फ्लोएम के माध्यम से एपिकल मेरिस्टेम तक पहुंच करके एपिकल बड में फ्लावरिंग की क्रिया को संपन्न करता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग हार्मोन्स। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फोटोपीरियडिज्म। इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फोटोपीरियडिज्म।
तो देखो ये फोटो पीरियडिज्म मतलब प्रकाश की अवधि, इस पर लाइट का क्या प्रभाव होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें अलग अलग तरह दैर्ध्य के बहुत सारे उसमें प्रकाश या लाइट वहाँ पाए जाते हैं। जो लाइट जो होते हैं, इन लाइट को पत्तियों में उपस्थित कुछ पिगमेंट होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि 580 से 680 nm वेवलेंथ की जो लाइट होते हैं, इस लाइट को हम बोलते हैं रेड लाइट, लाल रंग की लाइट। इस रेड लाइट को ऑब्जर्व करने वाला जो पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर में, उसको अपन बोलते हैं फाइटोक्रोम। क्या बोलते हैं इसको? फाइटोक्रोम के नाम से जानते हैं। यह इतने लाइट की जो वेवलेंथ के लाइट है उनको एब्जॉर्ब करता है फाइटोक्रोम। और इस रेड लाइट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लावरिंग में, जो फोटोपीरियडिज्म को प्रभावित करता है। और दूसरा होता है 730 nm का ये लाइट होता है जिसको अपन बोलते हैं फॉर रेड लाइट। फॉर रेड लाइट, इसको भी ग्रहण करने वाला पार्ट कौन होता है? फाइटोक्रोम ही होता है। फाइटोक्रोम। तो इस तरह से ग्रीन लाइट जो होता है, और ग्रीन लाइट को वह एब्जॉर्ब करता है जो पिगमेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के लाइट जो स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं, उनको ग्रहण करने के लिए पत्तियों में डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम। वह उनको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? फ्लावरिंग की क्रिया को वह इफेक्टेड करते हैं। क्लियर? जैसे कि हमने देखा है कि ग्रीन लाइट, जो ग्रीन लाइट होता है इसमें फ्लावरिंग की क्रिया क्या होती है? नहीं के समान, मतलब नहीं होती है। ब्लू लाइट जो होती है, ब्लू लाइट में क्या होता है? सम क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी में क्या होता है? फ्लावरिंग की क्रिया होती है। रेड लाइट में क्या होता है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा अगर किसी में फ्लावरिंग क्रिया होती है तो किसमें होती है? रेड लाइट में। तो रेड लाइट बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो फ्लावरिंग की क्रिया के लिए अनिवार्य होता है। जो जिसको ग्रहण करने वाला पिगमेंट कौन होता है? फाइटोक्रोम। क्लियर? तो फाइटोक्रोम के बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि फाइटोक्रोम होता क्या है। तो फाइटोक्रोम एक टेट्रापाइरोल रिंग और प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। नॉन साइक्लिक, इसमें साइक्लिक्स नहीं होता है। आगे की हम फाइटोक्रोम क्लास में इसकी डिटेल देखेंगे। तो फाइटोक्रोम जो होता है वह एक नॉन साइक्लिक टेट्रापाइरोल रिंग, नॉन साइक्लिक टेट्रापाइरोल रिंग होता है, जिसके जो तीसरे नंबर का जो पाइरोल रिंग होता है, थर्ड नंबर के पाइरोल रिंग, इसमें क्या जुड़े हुए होते हैं? प्रोटीन इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो इस जो रिंग होते हैं टेट्रापाइरोल, नॉन साइक्लिक टेट्रापाइरोल एंड प्रोटीन से बना हुआ ये रिंग होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फाइटोक्रोम के नाम से हम इसको जानते हैं। अब देखो इस फाइटोक्रोम का फ्लावरिंग की क्रिया में क्या रोल होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये प्लांट हुआ, प्लांट की पत्तियां हो गई, पत्तियों में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है और लाइट मिलता है। ये लाइट मिलता है, जिससे क्या बनता है? अपन को फूड मटेरियल का निर्माण होता है। क्लियर? अब फूड मटेरियल का निर्माण होता है किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। एक लिमिट लाइट की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही लाइट का पीरियड समाप्त होता है तब क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर फाइटोक्रोम फॉर रेड, PFR, फाइटोक्रोम फॉर रेड लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है पत्तियों में। कब? जब लाइट पीरियड लास्ट आएगा, अंतिम समय जब आती है, भोजन पदार्थ का निर्माण हुआ, तो क्या होता है? PFR का फॉर्मेशन होता है और लाइट में। और जैसे ही डार्क शुरू होता है, जब डार्क पीरियड शुरू होता है, तब यह PFR या फाइटोक्रोम फॉर रेड लाइट यह किसमें तब्दील हो जाता है? यह PR में या फाइटोक्रोम रेड लाइट में तब्दील हो जाता है। अब यह जो PR होता है यह आगे चल करके क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड
इंटरमीडिएट कंपाउंड में यह तब्दील हो जाता है, और यह इंटरमीडिएट कंपाउंड आगे चल करके किस में तब्दील होता है, ये फ्लोरिजीन हार्मोन्स में तब्दील हो जाता है, और यह फ्लोरिजीन हार्मोन्स ट्रांसलोकेट हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है कहाँ पर, फ्लोएम के माध्यम से एपिकल बड में, और फ्लावरिंग की क्रिया को संपन्न करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फाइटोक्रोम होता है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें क्या होता है, लाइट में बना हुआ फार रेड लाइट को रेड लाइट में तब्दील कर देता है, और इस तरह से एक फ्लावरिंग की क्रिया के लिए फ्लोरिजीन हार्मोन्स का निर्माण होता है। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो मैरीलैंड नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैरीलैंड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट यह किया कि किस प्रकार की लाइट जो प्रकाश स्पेक्ट्रम में जो पाई जाती है, किस प्रकार का लाइट जो है किस प्रकार से फ्लावरिंग की क्रिया को प्रभावित करता है, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मतलब कि प्रकाश स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरह की लाइट पाई जाती है, ठीक है, लाल रंग का जैसे कि फार रेड रंग का, तो ये रंग की जो लाइट है फ्लोरिंग क्रिया को किस तरह से यह प्रभावित करती है, इस पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो डार्क पीरियड है, डार्क पीरियड जब चलता है उसके बीच में इन्होंने लाइट प्रोवाइड किया, और लाइट प्रोवाइड करके उन्होंने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया कि यह लाइट किस प्रकार से फ्लावरिंग की क्रिया को प्रभावित करती है। तो उन्होंने दो चीजें इन्होंने पाया, रेड लाइट, जो रेड लाइट होता है, यह रेड लाइट क्या करता है, एसडीपी प्लांट को इनहिबिट करती है, इनहिबिट आप एसडीपी प्लांट। तो एसडीपी प्लांट जो होते हैं वह रेड लाइट के लिए इनहिबिटर का काम करता है। और दूसरा इन्होंने देखा कि फॉर रेड लाइट जो होता है, फॉर रेड लाइट, फाइटोक्रोम फॉर रेड लाइट, यह नॉट इफेक्ट, यह क्या करता है, एसडीपी प्लांट को कि फ्लावरिंग को इफेक्ट नहीं डालता है। तो दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, रेड लाइट इनहिबिट करता है एसडीपी प्लांट को, और फार रेड लाइट इस पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो इसके संदर्भ में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसको हम देखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट को उन्होंने क्या किया, सैटरडे ट्रीटमेंट किया, इसको 9 आवर्स लाइट दिया गया, और बाकी जो बच गया 15 से 16 घंटा जो है, जो भी है, ये इनको क्या किया गया, डार्क पीरियड दिया गया, ठीक है। अगर ये हम किसी प्लांट को देते हैं इतने घंटे लाइट पीरियड और 15 घंटे इनको डार्क पीरियड, तब अगर हम बात करते हैं एसडीपी प्लांट, डिवाइड कर लेते हैं, और ये है एलडीपी प्लांट, तो क्या होगा, एसडीपी प्लांट में क्या होगी, फ्लावरिंग की क्रिया होती है, और यहाँ पर क्या होगी, एलडीपी में नॉट फ्लावरिंग, यहाँ पर फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा, सेम रखा गया। अब ये डार्क पीरियड के बीच में इन्होंने क्या किया, व्हाइट प्रकाश यहाँ पर दे दिया, मतलब डार्क पीरियड चल रहा है और उस कंटिन्यूएशन जो पीरियड है वहां पर उनको ब्रेक किया, एक व्हाइट कलर का इन्होंने प्रकाश दिया। तब क्या देखा गया कि जो एसडीपी प्लांट है वह फ्लावरिंग नहीं होती है, परंतु एलडीपी प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग होने लगती है। क्लियर। थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इनको रेड लाइट दिया गया, कहां पर, डार्क पीरियड में रेड लाइट देंगे तो क्या होगा, मैंने बताया कि रेड लाइट एसडीपी प्लांट को इनहिबिट करती है, मतलब नॉट, एसडीपी प्लांट में फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होगी, और एलडीपी प्लांट में क्या होगा, फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है, फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है। क्लियर। अब अगर तीसरा एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पर देखते हैं। अब प्लांट को क्या दिया गया, डार्क पीरियड के बीच में अगर इसको दिया गया फॉर रेड लाइट, तो क्या होगा, फॉर रेड लाइट जो है एसडीपी प्लांट को इफेक्ट नहीं डालता है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लावरिंग की क्रिया यहाँ पर होने लगती है, परंतु
लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होती है। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं एक लास्ट एक्सपेरिमेंट, जहां पर डार्क पीरियड में पहले हम इसको देते हैं PFR फॉर रेड लाइट, उसके बाद इसको अपन दे देते हैं रेड लाइट, फिर रेड लाइट दिया गया, तब क्या होगा? फॉर रेड लाइट के बाद रेड लाइट। तो जैसे ही रेड लाइट मिलता है, फॉर रेड लाइट रेड लाइट में तब्दील होता है, तब ये ब्रेक हो जाएगी यहाँ पर की जो एक्टिविटी है, और हमको देखने को क्या मिलेगा? SDP प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, और जबकि LDP प्लांट है उसमें फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है। मतलब यह क्लियर हो गया कि फॉर रेड लाइट प्रभाव नहीं डालता है, और रेड लाइट जो है SDP प्लांट के लिए इनहिबिटर का काम करता है, और जबकि LDP प्लांट को क्या करता है? स्टिमुलेट करके फ्लावरिंग की क्रिया को कराती है। और अगर हम अगले एक्सपेरिमेंट और देखते हैं कि अगर लगातार 2 बार फॉर रेड लाइट दिया जाए, बीच बीच में 2 बार अपन ने फॉर रेड लाइट दे दिया, 2 बार अगर फॉर रेड लाइट दे दी जाए, तब क्या होगा? तब भी हमको देखने को मिलेगा LDP प्लांट में क्या होगा? फ्लावरिंग की क्रिया हो जाएगी, परंतु LDP प्लांट में फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से किस तरह से फोटो पीरियडिज्म को लाइट की जो क्वालिटी है, या लाइट की जो अलग अलग वेवलेंथ की जो क्वालिटी होती है वह कैसे प्रभावित करती है, वह इस एक्सपेरिमेंट से मेरिलेट नामक वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया कि SDP प्लांट और LDP प्लांट में जो अंधकार पीरियड के बीच में उन्होंने लाइट का जो अल्टरनेशन किया, लाइट बीच में दिया, तो किस प्रकार की लाइट किस प्रकार के प्रभाव डालता है। इस तरह से यह लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला जो पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर में, वह होता है फाइटोक्रोम। तो इस फाइटोक्रोम की वेरी इंपॉर्टेंट रोल होती है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हमने एक पहली बात किया फोटो पीरियड, और दूसरा है टेम्परेचर जो फ्लावरिंग क्रिया को प्रभावित करती है। तो फोटो पीरियड हमने देख लिया। अब बात करते हैं लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। यदि किसी प्लांट को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिलता है, उसके पश्चात उसमें फ्लावरिंग की क्रिया होती है, जिसे हम बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। क्या कहलाता है वह? वर्नेलाइजेशन। तो किसी भी प्लांट को अगर हम बोने से पहले उसके बीज को अगर हम क्या करते हैं? लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है? उसमें फ्लावरिंग की क्रिया होने लगती है, जिसे अपन बोलते हैं लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या वर्नेलाइजेशन। तो अपन देखते हैं फ्लावरिंग एंड वर्नेलाइजेशन दोनों का क्या? फ्लावरिंग एंड वर्नेलाइजेशन। फ्लावरिंग एंड वर्नेलाइजेशन। तो वर्नेलाइजेशन का फ्लावरिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको स्टार्ट में देखेंगे इसको, कि जब कभी भी पत्तियों में क्या होता है? CO2 मिलेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर लाइट मिलेगा, और लाइट मिलने से क्या होता है? ये जो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही इसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है, तो यह B कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। ध्यान सुनिएगा कि A बनता है, लाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बना तो एक कंपाउंड बनेगा A कंपाउंड, या कोल्ड ट्रीटमेंट मिलने पर B कंपाउंड में बन जाता तब्दील हो जाता है। जिसे हमने देखा है कि मैक्सिमम शीत ऋतु जैसे ही खत्म होती है, ठंडी का मौसम खत्म होती है, तो वहाँ पर फ्लावरिंग की क्रिया प्रारंभ होती है। तो हर साल जो हायर प्लांट होते हैं, जो एनुअल प्लांट होते हैं, उन प्लांट में हमने देखा है कि जैसे ही ठंडी के मौसम खत्म होती है, तो उनको हो सकता है कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता होगा, और मिलने के पश्चात फ्लावरिंग क्रिया हो जाती है। मैक्सिमम प्लांट में हमको देखने को मिलता है। तो ये प्लांट जो है, ये प्रोडक्ट जो होता है वह B कंपोनेंट में तब्दील हो जाता है,
और यही बी कंपोनेंट जब कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता है तो आगे चल करके सी कंपोनेंट में तब्दील हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एक वर्नेलीन का फॉर्मेशन हो जाता है, एक टाइप का हार्मोन्स है। या वर्नेलिन्स आगे चल करके डी कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लोरेजिन हार्मोन्स। ये बन जाता है फ्लोरेजिन हार्मोन्स, और यह फ्लोरेजिन हार्मोन्स सेम क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है। कहाँ पर, एपिकल बड में यह ट्रांसलोकेट हो जाता है, और क्या होता है, फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस तरह से फ्लावरिंग होती है। तो आई बात समझ में, पत्तियों में एक प्रोडक्ट बनेगा, कोल्ड ट्रीटमेंट मिलेगा तो यह बी में तब्दील होगा, बी सी वर्नेलिन में तब्दील हो जाएगा, फिर वर्नेलिन जो है वह फ्लोरेजिन में तब्दील हो जाएगा, और यही फ्लोरेजिन हार्मोन्स क्या करता है, एपिकल बड में पहुंचकर फ्लावरिंग के लिए स्टिमुलेशंस पैदा करता है। अब अगर यहीं पर उसको टेम्परेचर मिल जाता है, सपोज करिएगा यहाँ पर कोल्ड ट्रीटमेंट ना मिल करके यहाँ पर इसको टेम्परेचर मिल जाता है, अधिक टेम्परेचर मिल जाएगा बाय द वे इसको, तो क्या होगा, यह एक अन्य पदार्थ ई में तब्दील हो जाता है, जिससे फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होती, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डीवर्नेलाइजेशन की क्रिया यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरह से वर्नेलाइजेशन का भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है फिजियोलॉजी या फ्लावरिंग की क्रिया में। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फ्लावरिंग की क्रिया होती है, यह फ्लावरिंग की क्रिया फोटोपीरियड्स, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की प्रकार जो फाइटोक्रोम के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट या वर्नेलिन हार्मोन्स का बनता है, या वर्नेलाइजेशंस। तो यह तीनों प्रकार की क्रियाओं के द्वारा प्लांट में डिफरेंट टाइप्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में चेंजेस आती है, और चेंजेस आने से फ्लोरेजिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, और यही फ्लोरेजिन हार्मोन्स क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू एपिकल बड में पहुंचकर फ्लावरिंग के लिए स्टिमुलेशन पैदा करता है और फूल का निर्माण होता है, और यही कहलाता है टोटल फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। शायद आप सब समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।